नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। आज नमी है और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 खास दिनों के महत्व के बारे में। यही बात करने वाले हैं हम आज भी। नवरात्रि के 9 दिन है, 9 रंगों के सूचक है ये, और हर एक दिन के रंग का अपना ही एक फाइनेंशियल महत्व होता है। तो आज हम उन्हीं 9 रंगों के फाइनेंशियल महत्व के बारे में इस खास शो में बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत रुस्तगी, जो कि सीईओ है वाइज इन्वेस्ट के, और हमारे साथ है गजेंद्र कोठारी, जो है सीईओ एटिका वेल्थ के। नमस्ते हेमंत, नमस्ते गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए इस शो पर। गजेंद्र, आपसे शुरुआत करता हूं। जैसे मैंने कहा, 9 रंग नवरात्रि के, और 9 रंगों, हर एक रंग का कोई एक फाइनेंशियल महत्व होता है। तो पहला रंग, जो पहले दिन का रंग होता है, पीला, इसमें हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों ये जरूरी है, क्यों ये किसी भी आदमी के या किसी भी औरत का ये पहला कदम होना चाहिए? बिल्कुल सुमित, चूंकि ये नवरात्रि का महोत्सव है, हम सब देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी और हमारे परिवारजनों की सबकी रक्षा करे। तो हम रक्षा से शुरुआत करते हैं, और इसीलिए इंश्योरेंस का बहुत महत्व है रक्षा के लिए। कल को अगर हम नहीं रहे या तो हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज सुमित, हम सब कमाते इसलिए हैं ताकि हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो हम देख सकें। बट अगर कल हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और कोविड ने पिछले 1.5 सालों में हम सबको बता दिया है कि लाइफ की हेल्थ की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, सजेशन है दर्शकों को कि टर्म इंश्योरेंस कवर खरीदिए। जो भी घर में की अर्निंग मेंबर है, जिनके ऊपर परिवार चलता है और उनके जाने से कल को परिवार में दिक्कत आ सकती है, तो उन्हें टर्म इंश्योरेंस कवर खरीदना चाहिए। ये सबसे बहुत सस्ता कवर होता है सुमित, इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं। और बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि मुझे कितने का कवर चाहिए। तो मैं एक सिंपल थंब रूल देता हूं कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका ऑन एन एवरेज 20 टाइम्स आपका जो एनुअल इनकम है उसका आपको कवर मिल सकता है। और आप उसमें देरी ना करें, आज ही लें। सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कवर पूरे परिवार के लिए, ताकि कल को आपको या आपके परिवार में किसी भी मेंबर को कोई तरह की बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोविड हो, तो आपको घर से पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े। आपका कैशलेस ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे है वो पूरा कर सके, और आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, प्लान्स हैं और सेविंग्स है, उसमें आपको डिप करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर ये 2 कवर ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपकी जो रक्षा वाला कवर है वो एस्पेक्ट पूरा यहां से पूरा हो जाता है सुमित। जी गजेंद्र। हेमंत, आपके पास आते हैं। अब दूसरे दिन की ओर चलते हैं। जो दूसरे दिन का रंग है, हरा रंग है। इसमें बात करते हैं कि कर्ज का बजट निर्धारित करें, मतलब खर्च का बजट निर्धारित करें, मतलब हम बजटिंग करें। क्यों है जरूरी हर व्यक्ति के लिए बजटिंग करना? सुमित, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, एक तरफ हमारी इनकम है, एक तरफ हमारी एक्सपेंसेस हैं। इनकम जो है, अगर आप सैलरी क्लास है तो आपको पता है कितनी इनकम मिलती है, बिजनेस पे है तो हो सकता है उतार चढ़ाव हो, बट ब्रॉडली आपको पता है कि आपकी इनकम कितनी है। उसके सामने हमारे खर्चे हैं। खर्चे किस तरह के खर्चे हैं हमारे पास? हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो है, या फिर और भी कोई जो कंजम्पशन हो, जरूरत हो, उसका सामने खर्चा होता है। अब हम ये दोनों का बैलेंस कैसे बनाएं? अगर हम ये चाहते हैं कि हम वो पैसा खर्चा ना करें जो हमारे पास है ही, मतलब हमने कई बार देखा है कि आप अगर बजटिंग नहीं करते हो, मतलब ये आपको पता ही नहीं है कितना खर्चा, और आपका इनकम तो आपके फिक्स है, खर्चे के ऊपर कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं है। बजटिंग क्या करता है? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है। ये आपको अलाउ करता है कि आप देखें कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कहां हो रहे हैं। ऐसे खर्चे तो आपको लगता है कि आप कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पता है मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्स अमाउंट चाहिए, वो एक्स अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा वो आपको बजटिंग बताएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रहे, आप कभी भी, जैसे मैंने कहा, उस स्टेज पे ना हो कि आप वो पैसा खर्चा कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। मतलब अगर आप खर्चा कर रहे हो इनकम से ज्यादा, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड पे लोन लोगे, दूसरे लोन लोगे, और कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसोगे। ये जो है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है मेरी इनकम कितनी है और कहां मेरा खर्चा हो रहा है, और कहां मुझे खर्चा कम करने की
मेरे पास क्षमता है और किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करूं वो कहां से आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और सबको समझ में आता है कि इनकम कहां से आ रही है और खर्चा कहां से हो रहा है। तो आई थिंक ये जो हाउस होल्ड का जो बजटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर। बहुत सही कहा आपने हेमंत। गजेंद्र आपके पास आते हैं। हेमंत ने जो कहा उसे एक स्टेप आगे और ले जाते हैं। तीसरे दिन का रंग ग्रे कलर का है। कर्ज चुकाने की ओर ध्यान दें, क्योंकि हेमंत ने भी कहा कि हम कर्ज ले लेते हैं, तो इसमें क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, ये जो लोन्स है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, थोड़ी ऊंची है, इसकी आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सुमित, त्योहारों का माहौल है। अगर हम कोई भी प्रिंट पेपर उठा लें, न्यूज़पेपर या कोई टीवी चैनल देखें, तो खाली ऑनलाइन शॉपिंग के एड्स आते हैं और हम काफी मोटिवेट हो जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। फेस्टिवल डिस्काउंट्स आ रहे हैं, ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल जो चल रहा है अभी, तो कई बार ऐसे होते हैं हम बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ना हो, और वो हम सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड से अपने को लगता है कि मुझे हार्ड कैश नहीं देना पड़ रहा है, आराम से 1 महीने का क्रेडिट लिमिट है मेरे पास, तो उसमें पता नहीं चलता कि कहाँ लिमिट लगानी हो। और इसीलिए आपकी जो बजटिंग है, जो कि हेमंत जी ने कहा कि वो सब गड़बड़ा जाती है त्योहारों की सीजन में, हमने देखा लो लिमिट है मेरे पास, तो उसमें पता नहीं चलता कि कहाँ लिमिट लगानी हो। और इसीलिए आपकी जो बजटिंग है, जो कि हेमंत जी ने कहा कि वो सब गड़बड़ा जाती है त्योहारों की सीजन में, हमने देखा लोग अक्सर लोन ले लेते हैं। और हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो कोविड के कारण हमारी कमाई वैसे भी कम हुई है, सब लोगों की, बहुत लोगों की, तो इस वक्त सेविंग करना बहुत जरूरी है और बिना जो खर्चे हैं वो ना करें। खासकर क्रेडिट कार्ड को बहुत वाइजली यूज करें, क्योंकि दर्शकों को पता नहीं है कि इसमें 40% तक आपको ब्याज लगता है एनुअल, और हमें लगता है कि हमको सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करना है जो क्रेडिट कार्ड के बिल में आता है, और हमको लगता है कि बाकी पैसा हम आराम से दे सकेंगे, उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों का फाइन प्रिंट पढ़ना चाहिए। बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं लो कॉस्ट ईएमआई आ रहे हैं। इसमें सुमित बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता है। बल्कि हमें खाली एक दिक्कत नहीं होती कि हमें हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बल्कि हमारा क्रेडिट स्कोर भी बहुत खराब होता है और आगे जाके हमें कोई जरूरतमंद लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन, तो उसमें हमें काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो हाई कॉस्ट लोन्स है, लाइक क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स, जहां हम 18 से 20% का ब्याज देते हैं, उसे आप जल्दी से जल्दी पे ऑफ करें, उनसे दूर रहें। जो आपके अच्छे लोन्स हैं, लाइक होम लोन या एजुकेशन लोन, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि उनकी दरें काफी कम होती हैं। तो ये जो कर्ज है, इससे इस त्योहार में जो अभी जस्ट शो शुरू होने से पहले मैं चैनल पर देख रहा था कि आप क्या चीज एक आहुति में देना चाहेंगे दुर्गा पूजा के पंडालों में, तो मेरी आप सबसे यही सजेशन है कि जो लेवरेज है इसको आप दूर रखें, डेट को आप आहुति में दें, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत पीसफुल रहे। ये सही कहा आपने गजेंद्र। जरूरी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर पर इसका काफी इम्पैक्ट प्रभाव होता है। हेमंत, गजेंद्र कह रहे थे कोविड के बारे में। अब कोविड का ऑफकोर्स सब पर बहुत ही बुरा असर, काफी असर हुआ है हमारी जिंदगी पर। इसमें जरूरी हो जाता है एक इमरजेंसी फंड। तो अगला दिन संतरी रंग, ऑरेंज रंग में इमरजेंसी फंड पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे गाइड करेंगे हमें? सुमित, बिल्कुल जरूरी है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो शुरुआत होता है और फिर खत्म होता है जब आपका टाइम होराइजन जो है खत्म होता है, लेकिन बीच में आपके पास काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रिस्क मैनेजमेंट। वो खाली इन्वेस्टमेंट में नहीं, अगर हम लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट देखें तो रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस के बारे में बात की, तो इंश्योरेंस भी एक रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो ये इंश्योर करता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जो ड्रीम्स, एस्पिरेशन जो अपने परिवार के हैं, वो कहीं पे उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। इमरजेंसी फंड किस लिए जरूरी है? देखिए, जैसा नाम से पता चलता है कि ऐसा फंड है जब आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो उसके समय पे आपको ये इस्तेमाल कर सके। हमने देखा कोविड के टाइम पे ऑल ऑफ ए सडन हमारे सामने एक पेंडेमिक था और पिछले 1.5 साल से हमने देखा किस तरह से हमारी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। और ये तो एक एक्सट्रीम केस हो सकता है, बट इवन जनरली आपकी लाइफ में कभी भी कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है। एग्जांपल आपको देता हूं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सडनली कुछ रिक्वायरमेंट आया स्कूल से या कहीं कुछ और रिक्वायरमेंट आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो, सडनली ये खर्चा आया, आपने उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करेंगे या देखेंगे कि इसको पैसे को कहां से निकाले। सब कुछ होते हुए भी आप अपनी इमरजेंसी को, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप टैकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम
6 महीना और अगर हो सके तो 1 साल तक इतना पैसा जो आपके मंथली कमिटमेंट है, मैं खाली मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी जो EMI जाती है, जो भी आपकी कमिटमेंट है फाइनेंशियल, उसका आप टोटल कीजिए, कम से कम 6 महीने के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाइए। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी कभी आई तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अनइंटरप्टेड जो है कंटिन्यू करने देंगे। अब ये बनेगा कैसे? अगर आपने ऑलरेडी बनाया तो अच्छा है, नहीं बनाया तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, एक तो ये पर्याप्त हो, दूसरा ऐसे ऑप्शन में डालिए, ये नहीं कि चलिए इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है चलो वहां डाल देते हैं, पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन पता चला जब पैसे की जरूरत है और मार्केट नीचे है, ऐसी लिक्विड एसेट में डालिए, या तो बैंक डिपॉजिट में डालिए या तो म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड्स हैं उनके अंदर डालिए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो वो निकल जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही अहम हिस्सा है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, रिस्क मैनेजमेंट का। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि ये बने। और दूसरी बात, जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इस इमरजेंसी फंड के साइज को भी बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले जो इमरजेंसी फंड बनाया था वही पर्याप्त होगा। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बट इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। जी, बहुत जरूरी बात कही आपने कि एक तो ये अपनी सुरक्षा का ही एक पार्ट हो जाता है, तो इसे पहले इस पर पहले नजर डालिए, पहले इस पे काम करिए। गजेंद्र, अगले दिन की ओर चलते हैं। सफेद रंग है, तो वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, गोल सेटिंग, फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट करें। ये क्यों जरूरी है? क्यों नहीं आप एडवाइस करते हैं कि अरे चलो शुरू कर लो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके शुरू तो करो, लेकिन गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? बिल्कुल सुमित, अभी हमने देखा है लास्ट 1.5 सालों में भर भर के निवेशक लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश कर रहे हैं, और सबकी अगर हम एक ही मंशा देखें तो सबको हाई रिटर्न्स चाहिए। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका एंड मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है। ये कोई ना कोई हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए हम कर रहे हैं, राइट। तो जब तक आप गोल्स निर्धारित नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं कि आप जो सेविंग कर रहे हो, आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो वो ज्यादा है कि कम है। हम सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं सुमित, और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं कि हमें कितना पैसा चाहिए हमारे रिटायरमेंट के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, या हमें घर खरीदना उसके लिए, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे कि आपने कम किया है कि ज्यादा किया है। और जब आप गोल के नजदीक आते हो और तब तक अगर आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलता, आप कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो अगर अभी आपके पास समय है, 10 साल है, भले लगता है कि गोल बहुत बड़ा है और रकम मेरे पास छोटी है, कम से कम आपको पता तो है कि आपको शुरुआत यहां से करनी है। जब हम घर से निकलते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, कोई और जगह जाते हैं, तो हम गूगल मैप्स चालू करते हैं, ताकि हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें कितना समय लगेगा, उसके लिए हमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, कौन सा रास्ता लेना है। तो सेम हमारे फाइनेंशियल लाइफ में भी वही है कि हमारे जो गोल्स है वो निर्धारित करें, कैलकुलेट करें कि हमें उसके लिए कितने पैसे सेव करने हैं पर मंथ। हो सकता है उतने पैसे आपके पास आज हो या नहीं हो, बट एटलीस्ट एक रियलिटी चेक मिलता है आपको, और वहां से शुरू करें। तो इससे क्या होगा सुमित, आप कभी मार्केट्स के उतार चढ़ाव में टेंशन नहीं लेंगे। और मेरी एक सलाह और है, आप उस गोल में तब तक पैसे डालते रहें जब तक आपका गोल खत्म ना हो जाए। गोल को बीच में छोड़ना सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जस्ट बिकॉज मार्केट सभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं करना कि हम सारा पैसा वहां से निकाल के कहीं और डाल दिए ताकि हमें हाई रिटर्न्स मिल जाए। तो गोल्स पे फोकस रखिए, तो इससे आपकी जो जर्नी है वो काफी स्मूथ हो जाएगी सुमित। जी गजेंद्र। हेमंत, बात करते हैं अगले दिन की। लाल रंग, कई क्षेत्रों में निवेश करें और ध्यान देना जरूरी है। मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे इंग्लिश में जो हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, ये कि एक ही जगह सारा पैसा मत रखिए, अलग अलग क्षेत्रों में उसका निवेश करिए। ये क्यों जरूरी है? सुमित, ये बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट ये जैसा हमने अभी बात की गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, जो हमारे गोल्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं या मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग अलग तरह की मार्केट्स हैं, डेट मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, या हाइब्रिड प्रोडक्ट है, या फिर गोल्ड है, कमोडिटीज है। अब इशू ये है कि हर एक एसेट क्लास या रियल एस्टेट है, हर एक एसेट क्लास का आपके पोर्टफोलियो में एक इंपॉर्टेंट रोल है। चुनना आपको ये है कि आपकी कितना प्रोपोर्शन किस एसेट क्लास में जाए, और उससे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखिए, हर एसेट क्लास अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी हमें लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि
अगर हमने मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अपने पोर्टफोलियो में 10-15 फंड कर लिए तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन पूरा हो गया, चाहे वो सारे के सारे इक्विटी में हो। जबकि सच्चाई ये है कि अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा तो पूरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, जब इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा तो पूरा पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, ना आपके पास कोई प्रोटेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको दो चीज देखनी है। देखिए, जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हो तो आपका ध्यान जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे रहना चाहिए। वो कहां से मिलेगी? वो आपको डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या हाइब्रिड फंड से मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना प्रोपोर्शन जो है इक्विटी के अंदर हो। दूसरा रिस्क जो आपके पास है वो लॉन्ग टर्म में होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। वो उसको बीट करने के लिए आपके जो प्रोपोर्शन है इक्विटी का वो ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स का पैसा डेट में गया, मीडियम टर्म गोल जहां पे हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, वो हाइब्रिड होगा, और लॉन्ग टर्म जहां पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है लॉन्ग टर्म, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा सकें, वो पैसा जो है हमारा इक्विटी में जाता है। तो देखिए, जैसे ही आपने एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो किया, अपना टाइम होराइजन को डिफाइन किया, वो आपको चुनाव करने देगा कि आपका कितना पैसा किस एसेट क्लास में जाए। और आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो वो इक्विटी को इंपैक्ट करती है, लेकिन इक्विटी में क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल का पैसा आपने वहां पे लगाया है, तो आपको पता है कि मेरे पास 5, 10 या 15 साल है, तो मुझे आज की वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। जबकि वो लिबर्टी आपके पास शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, इसीलिए आपका ध्यान जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर रहती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सुमित, कि गोल बेस्ड और एक जो लमसम बनाते हो, उसका सबसे बड़ा फायदा ही वही है कि अगर आप एक पूल बनाओगे तो आपको पता नहीं कितना पैसा डेट में जाना है, कितना पैसा इक्विटी में जाना है, कितना पैसा गोल्ड में जाना है। आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन किसी भी पोर्टफोलियो के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, ये आपके रिस्क को कम करेगा, या मैं कहूंगा कि जो रिस्क और रिवॉर्ड है इन दोनों के बीच में सही तालमेल बनाएगा। तो ठीक तरह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं 7वें दिन की ओर, रंग है नीला। तो गजेंद्र, टैक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन टैक्स में निवेश के लिए रणनीति बनाए। एक बात हो जाती है कि लोग सिर्फ टैक्स के नाम, कुछ भी टैक्स सेविंग है उसमें पैसा डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये गलत अप्रोच है। उसे सोच समझकर ठीक से प्लानिंग कर ही टैक्स की प्लानिंग करनी जरूरी है। इसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल सुमित, सबसे पहली बात है कि हमारे जो दर्शक हैं सबको ये लगता है कि सरकार खाली हमसे टैक्स लेती है, हमें कुछ उसका बेनिफिट नहीं देती है। और हमें ये इसलिए लगता है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है, इसलिए हम जानते नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले जाने कि क्या क्या सेक्शन है जहां आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स की बचत कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमें सेक्शन 80C में 2 लाख रुपए तक की बेनिफिट देती है, 1.5 लाख जो हम बताते हैं, वो उसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो ब्लाइंडली कोई इन्वेस्टमेंट्स पे ना जाएं। आपके जो रिस्क प्रोफाइल है, आपकी जो गोल सेटिंग है, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसके हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुने। तो सुमित, हमने डिस्कस किया टर्म प्लान लेना चाहिए, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। हमने डिस्कस किया हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें भी 50,000 रुपए तक का साल का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ना कि बल्कि आप ये जो जरूरत की चीजें ले रहे हैं, सरकार आपको दे रही है और सरकार कह रही है कि इसमें आपको बेनिफिट भी मिल रहे हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं है और हमने देखा कि अक्सर लोग गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट जाके खरीद लेते हैं और तो उसमें रिस्क कवर भी नहीं होता है और सही से उन्हें टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो जो आपने कहा कि लोग खाली टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, वो स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। टैक्स इंपॉर्टेंट है, बट टैक्स स्टार्टिंग स्टेप नहीं है। टैक्स के मध्य ध्यान रख के सारा काम नहीं करना है, राइट? सो आपके गोल्स क्या है, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से जो टैक्स सेविंग क्या ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा वो प्रैक्टिस करें। और एनपीएस जैसा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि एनपीएस में अलग से हम 50,000 रुपए साल के डालें तो उसमें हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग हो जाती है, जो हम गोल प्लानिंग कर रहे थे जी। तो टैक्स बहुत जरूरी है इसमें। तो ये जरूरी बात ये हो जाती है कि टैक्स बचाने की तरफ सिर्फ मत भागिए या उस पर ही सिर्फ अपना ध्यान मत रखिए, निवेश पर ध्यान रखिए, अपने गोल्स पर ध्यान रखिए। टैक्स प्लानिंग तो साथ साथ में हो ही जाएगी। हेमंत, बात करते हैं 8वें दिन की, गुलाबी रंग है, वसीयत जरूर बनाए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग वसीयत मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन क्यों जरूरी है वसीयत, नॉमिनेशंस, फाइनेंशियल एसेट्स में ये सब करना क्यों जरूरी है? आई थिंक सुमित, मैं टोटली एग्री करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वसीयत बनाना। उसके 2 कारण है। देखिए, एक तो क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए जो नॉर्मली
फैमिली में एक या दो लोग होते हैं जो फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं होता है, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमारे फाइनेंसिस में क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या है, काफी बार हमको लगता है कि अगर हमने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, हमने नॉमिनी बनाए हुए हैं, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें विल की जरूरत क्या है, क्यों हम उस झंझट में पड़े। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा समझना चाहिए कि नॉमिनेशन और विल के अंदर बहुत फर्क है। देखिए, नॉमिनी जो है बेसिकली एक तरीके से वो केयर टेकर है आपके पैसे का। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं आता है बाद में तो कोई फिर तो ठीक है, लेकिन कभी कोई अगर डिस्प्यूट आता है तो जो विल जो है वो ओवरराइड करती है नॉमिनेशन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, विल बनाना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। विल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सुमित कि आप अपने रहते हुए ये डिसाइड कर पाए कि आपके जाने के बाद आपने जो एसेट बनाई है उसका बंटवारा आपके फैमिली के अंदर किस तरह से हो। अगर कोई बिना विल बनाए किसी की डेथ होती है तो आप देखते हैं कि फैमिली में झगड़ा होता है। जो फैमिली उससे पहले बहुत प्यार से रहती थी, क्योंकि एसेट बांटने की बात आती है तो बहुत सारे इश्यूज वहां पे फैमिली में आते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा, आपको एक मौका मिलता है कि आप डिसाइड कर पाते हो कि आपके जाने के बाद किस तरह से आपकी एसेट्स का बंटवारा हो। एक बिल बनाना बहुत ही आसान प्रोसेस है कि सिंपल पीस ऑफ पेपर भी बन सकता है। अगर आपके पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनकी मदद ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं तो आपको बनाने में मदद करेंगी। आपने जो भी एसेट्स है उसके अंदर लिस्ट करना है, बताना है कि किस तरीके से आपके एसेट्स का बंटवारा होगा। उसमें 2 विटनेसेस ले लीजिए आप। उसमें अगर जैसे मैंने कहा, अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उनको ले लीजिए, आपके डॉक्टर अगर जो है उनका साइन ले लीजिए, ताकि ये इशू ना आए कि आपकी मेंटल कंडीशन उस समय पे क्या थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा कि हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्टर करना है उसको, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर करिए। उसका भी एक फायदा ये है, कभी भी बिल कभी डिस्प्यूट में नहीं आएगी कि ये आपने उन्होंने साइन नहीं किया, किसी और ने साइन किया था, ये फ्रॉड है, क्योंकि आपने किसी लीगल अथॉरिटी के सामने उसको साइन किया। तो बिल बनाना बहुत जरूरी है, सही तरीके से बनाना जरूरी है। उसको आप रजिस्टर कराइए ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार में कोई भी ऐसा झगड़ा ना हो। ये डेफिनेटली अवॉइडेबल है। सही कहा हेमंत, क्योंकि हम हमारी पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं कमाई करने में, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए पैसा जोड़ने के लिए, ताकि उनका जीवन आसानी से, शांति से निकले। और अगर हमने वसीयत ही नहीं बनाई तो उनके पास वो पूंजी, वो जो राशि हमने इतनी जमा करके रखी है, उनके पास आने में ही उनको इतनी तकलीफ होगी, तो फिर क्या फायदा हुआ हमारी जिंदगी भर की मेहनत की। एक छोटी सी चीज वसीयत के पीछे। गजेंद्र, 9वें दिन की बात करते हैं। बैंगनी रंग है ये, पर्पल रंग। वार्षिक समीक्षाओं की ओर ध्यान दे। जरूरी बात यह है कि हमें रिव्यू, जो इंग्लिश में कहते हैं, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना क्यों जरूरी है, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। इसके बारे में गजेंद्र आपके पास भी आऊंगा और हेमंत के पास भी, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, आज आप जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं, आज 9वां दिन है, बैंगनी कलर, ऑफिस का भी वातावरण कुछ वैसा ही है। तो आपने जो कहा कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता है, जो हमने पिछले 8 दिनों का डिस्कस किया उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब आप उसको वार्षिक रिव्यू नहीं करते हैं। सुमित, हमारी लाइफ बहुत डायनामिक है, हमारे जो हालात हैं, सिचुएशंस है, वो काफी डायनामिक होते हैं। हम जो आज प्लान करते हैं, जो सपना आज सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही 10 साल 15 साल बाद वैसा ही बने। जिंदगी का यही मजा है कि जिंदगी आपको हर दिन एक नया दिन देती है, नई सुबह देती है, और आपको वापस लगना पड़ता है। तो जो ये प्लानिंग आप करते हैं, इसको रिव्यू करते रहना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन आपको इसको देखना है। मैं देखता हूं कि काफी लोग पोर्टफोलियो को रोज देखते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो उन्हें खुशी होती है, जब बाजार नीचे आता है तो वो दुख हो जाते हैं। रोज देखने से उल्टा नुकसान होता है आपको। वंस इन ए ईयर अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ बहुत बड़ी लाइफ में आपकी चेंज नहीं हुई है, तो वंस इन ए ईयर एक संडे को 2 घंटा अगर आप अपने एडवाइजर के साथ बैठें और सारी चीजों का रिव्यू करें कि हमारी टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस सही है कि नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सारे टैक्स बेनिफिट्स ले रहे हैं कि नहीं, गोल्स हमारे ऑन ट्रैक हैं कि नहीं है, और अपनी फैमिली को साथ में बैठाइए और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए, तो आपके जो प्लान है वो एकदम इंटैक्ट रहेगा। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि आपके हालात चेंज हो सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, या घर में कुछ बहुत बड़ी मेडिकल इवेंट हुआ हो, तो उस वक्त भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल वेट करना जरूरी है। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन चेंज हुआ हो तो आप जरूर उस वक्त कंसल्ट करें। अदरवाइज नॉर्मल अगर टाइम है तो आप वंस इन ईयर अपने सलाहकार के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हेमंत, आपके पास भी आऊंगा यही प्रश्न लेकर कि सलाहकार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों का यह भी मानना होता है कि मैं
खुद पढ़ा लिखा हूं, मैंने आई डोंट नो अकाउंट्स डिग्री की है, एमबीए किया है, सीए किया है, तो मैं क्यों नहीं अपना पोर्टफोलियो खुद संभाल लेता हूं, मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम सबकी एक्सपर्टीज है, और दूसरी बात यह है कि हम जब पैसे की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे इमोशंस, हमारे ड्रीम्स जुड़े रहते हैं। हमने काफी बार क्या देखा कि अगर आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है तो हम यही सोचते रहते हैं कि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, जब समय मिलेगा तब इन्वेस्ट कर लेंगे। तो काफी बार क्या होता है, महीनों महीने हम जो इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, या फिर हमको लगता है कि देखिए अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट है ही, और इसमें है क्या, कुछ ऑप्शन चुननी है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, कोई भी फंड थोड़े शेल्फ से ले लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए, तो इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की है, गोल बेस्ड प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसको मॉनिटर करना है। और मुझे लगता है कि रिव्यू करना स्पेशली किसी भी एडवाइजर के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिव्यू के समय पे आपको परफॉर्मेंस को एक पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा। आपको सिर्फ रिव्यू इसलिए नहीं करना कि मुझे चेंजेस करने हैं। होता क्या है कि जब आप खुद से अपने पोर्टफोलियो करते हैं तो अगर आप डेट मार्केट अच्छा कर रहे हैं तो आप डेट में चले जाएंगे, इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो इक्विटी में चले जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छा एडवाइजर आपके पास है, वो आपको दो चीजें करने में मदद करेगा। एक तो ये कि जब मार्केट नीचे हो, जब आप थोड़े हैरान परेशान हो, वो आपको बताएंगे कि ये समय इन्वेस्ट करने का, निकलने का नहीं है। दूसरी बात, हमें फियर आता है जब मार्केट ऊपर जाती है, उस समय भी वो आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको बताएंगे कि क्योंकि अभी आपके पास अपने टाइम होराइजन के लिए 10-15 समय तो साल का समय है, कोई जल्दी आपकी नहीं है। तो ये जो हैंड होल्डिंग जो करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके एडवाइजर आपको मदद करते हैं, काफी बार हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। आप एक सोचिए कि किसी ने अगर पिछले साल अप्रैल मई में अगर पैसा निकाल लिया, उसके सामने किसी एडवाइजर ने आपको समझाया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, बाजार में ऐसा होता रहता है, वो ठीक हो जाएगी। अब दोनों में फर्क देखिए, एक पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा और एक पोर्टफोलियो का कैसा दिखता होगा। तो काफी बार हम उसको क्वांटिफाई नहीं करते, हम अप्रिशिएट नहीं करते। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्वालिफाइड एडवाइजर होना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई एडवाइजर हो, तो आपको मदद करे, आपको हैंड होल्डिंग करे, आपके पोर्टफोलियो को आपको ट्रैक करने में मदद करे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन करते हो, आप खुद से एक बेटर इन्वेस्टर बनते हो। अभी ये मत सोचिए कि चलिए ये हमें मदद कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपका रोल अब भी रहेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे और आपके जो भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं अपने परिवार के लिए, उसको आप पूरा कर पाएंगे। गजेंद्र, ये तो बात हुई 9 फाइनेंशियल रत्नों की नवरात्रि के अवसर में। नवरात्रि का जो त्योहार चल रहा है, कल दशहरा है। मानते हैं कि बुराई की हार है, अच्छाई की जीत होती है। तो एक चीज जो मैं मानता हूं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो संभालने में, एक बुराई ये है कि किसी ने कुछ कह दिया, हमें कान में आके फुसफुसा दिया और हम सोचते हैं उसकी बस वही बात को लेकर अपना निवेश का पूरा प्लान बदल देते हैं। इस पर थोड़ा कुछ कहिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आज की दुनिया में जो ये फेक मैसेजेस जिसको हम बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। व्हाट्सएप जो हमारे हाथ में जो हथियार है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। हर कोई न्यूज आने से पहले हर ये 5 मिनट में पूरी वायरल हो जाती है, और इससे लोग क्या होते हैं सुमित, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हमने बनाए हैं वो सबको भूल के हम शॉर्ट टर्म जो नॉइज है उस पर फोकस करने लग जाते हैं, और उसी के चलते हम अपने प्लान्स रातों रात पूरे चेंज कर देते हैं। जो चलनी हमने सेट की थी कि इस पर हमें चलना है, और दूसरे दिन ही हमने देखा कि ये कुछ छोटी सी बाधा आई और हमने रास्ता मोड़ लिया अपना। तो मेरी यही सजेशन है दर्शकों से कि जो भी आपने एडवाइजर के साथ बैठ के गोल्स निर्धारित किए हैं उस पर अमल करें। जो अफवाहें आती हैं, जो नॉइजेस आती हैं, उनको आप अवॉइड करें। जो राइट सिग्नल्स हैं, जो अहम चीजें हैं अपने पोर्टफोलियो को, उन्हीं को ध्यान रखें। तो ना कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बट आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो काफी पीसफुल भी रहेगी। यही मेरा एक संदेश है अपने रीडर्स के लिए। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र आपका और हेमंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और गजेंद्र कोठारी, सीईओ एटिका वेल्थ। आज हम बात कर रहे थे नवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि के 9 रंग, नवरात्रि के 9 फाइनेंशियल रत्न। और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा ये है कि आप इस प्रोग्राम से कुछ सीख लेकर जाएंगे और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आगे चलकर और बेहतर बनाएंगे। ये है हमारे 9 फाइनेंशियल रत्न। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए इतिहास स्वदेश के साथ।